अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारुख शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑरल कम्युनिकेशन। इसमें उन्होंने बताई हुई है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी होती हैं। पहले उन्होंने कहा हुआ है ऑरल प्रेजेंटेशन, जो आप ऑरली यानी ज़बान से या मुंह से किसी के साथ प्रेजेंट या कम्युनिकेट करते हो। ऑरल जैसे कम्युनिकेशन हमारा टॉपिक है, जब आप जो है वो मुंह के साथ किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस एंड द डिलीवरी सिचुएशन। ठीक है ना। जो ऑरल प्रेजेंटेशन होती है वो रिपोर्ट टाइप भी हो सकती है, यानी वो एक रिपोर्ट भी हो सकती है। ठीक है ना, रिपोर्ट की तरह हो सकती है, एक प्रपोजल हो सकता है, कॉन्फ्रेंस टॉक हो सकती है। अब इन्होंने यहाँ पर रिटन डॉक्यूमेंट्स और ऑरल प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है ना। जो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें नो डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन होती है। ठीक है ना। जब आप राइट करते हो, कोई प्रेजेंटेशन रिटन तौर पर देते हो, तो आपकी डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्शन ही होती है, यानी आपने तो पेपर पे लिखना है ना, आपने तो जो है वो रिटन लिखना है। तो रिटन डॉक्यूमेंट में ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन जब ऑरल प्रेजेंटेशन जो होती है वो आप जो है वो ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हो, उनको बता रहे होते हो, प्रेजेंट कर रहे होते हो, अपने टॉपिक के बारे में ब्रीफिंग दे रहे होते हो। आगे वो कह रहे हैं कि इफेक्टिव ऑरल प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम्बिनेशन है मैनी स्किल का। आप जो है वो जब आपने इफेक्टिव ऑरल कम्युनिकेशन करनी है, उसके लिए आपको पहले आउटलाइनिंग बनानी होती है कि मैंने क्या क्या टॉपिक एक्सप्लेन करनी है, प्लान करना पड़ता है आपको, ओवर हेडिंग बनानी होती है, और आपको ये भी मतलब रिहर्सल उसकी करनी होती है। आपको जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है उसके बारे में आपको सर्च करनी पड़ती है, उसके लिए जो है वो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, फिर आपको उसको रिहर्स करना पड़ता है कि ये मैं कैसे जो है वो दूसरे जो है वो लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने कैसे मैं ये प्रेजेंट करूँगी। डिलीवरी का मेथड आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। An oral report may be delivered around a small table with just a few listeners or in a large auditorium to hundred of people। वो कह रहे हैं कि जो ऑरल रिपोर्ट है वो स्मॉल टेबल जो होता है उसमें भी दी जा सकती है, जिसमें कुछ जो है वो सुनने वाले होते हैं, फ्यू लिसनर्स होते हैं, और एक लार्ज ऑडिटोरियम में भी दिए जा सकती है जिसमें 100 तक जो है वो लोग होते हैं। आगे वो कह रहे हैं फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट। फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट आर यूजली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड देयरफॉर वेल रिहर्स्ड। जो फॉर्मल ऑरल रिपोर्ट होती है आपको उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। आपको सारा जो है वो आप रिहर्सल करके जाते हो कि हमने कैसे जो है वो इसको प्रेजेंट करना है। जबकि इनफॉर्मल रिपोर्ट जो है वो आप जो है वो रिलैक्स्ड मैनर में मतलब देते हो, इसके लिए आप कोई तैयारी नहीं करते। इनफॉर्मल जो रिपोर्ट होती है उसके लिए जो है वो आप तैयारी नहीं करते, रिलैक्स मैनर में जो है वो आप दे देते हो। जबकि फॉर्मल जो रिपोर्ट होती है उसके लिए आप पूरी प्रिपरेशन करके जाते हो, रिहर्सल करके जाते हो, आपका जो डिलीवरी का जो है वो मेथड वो आप जो है वो डिसाइड करके जाते हो। आगे वो कह रहे हैं कि ऑरल प्रेजेंटेशन जो है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में दो तरह की होती है, एक इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग होती है, एक परसुएसिव स्पीकिंग होती है। ठीक है ना, ये दोनों जो है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग क्या होती है कि जो इन्फॉर्मेटिव स्पीच होती है उसमें आप जो है वो कंसेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हो, ऑडियंस को गाइड करते हो, इवेंट के बारे में बताते हो। इसमें कौन कौन सी इसकी बहुत सारी फॉर्म है। फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट, नेक्स्ट जो है वो ऑरल ब्रीफिंग है, थर्ड जो है वो पैनल डिस्कशन है, एंड फोर्थ जो है वो ऑरल क्रिटिक है। फर्स्ट वो कह रहे हैं परसुएसिव स्पीकिंग। परसुएसिव स्पीकिंग जो है वो इन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करती है। जो परसुएसिव स्पीकिंग है वो हमें बताती है कि ऑडियंस क्या सोचती है और क्या करती है। ठीक है ना, परसुएसिव स्पीकिंग में हमें ये पता चलता है कि ऑडियंस क्या सोच रही है। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि जो है वो रेनफोर्स करती है एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को, वैल्यूज़ को। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिलीवरी मेथड्स। 2 टाइप्स ऑफ डिलीवरी मेथड होते हैं, एक एक्सटेम्परे होता है, एक इम्प्रॉम्प्टे होता है, मेमोराइजेशन होता है और रीडिंग होता है। 4 मेथड्स होते हैं डिलीवरी के। कौन कौन से होते हैं? एक्सटेम्परे, इम्प्रॉम्प्टे, मेमोराइजेशन एंड रीडिंग। एक्सटेम्परे क्या होता है? इस मेथड में जो है वो हम जो है वो बोलने से पहले सारा प्लान करते हैं, फ्यू 100 वर्ड्स में या कुछ मिनट्स में हम सारा उसको प्लान करते हैं कि हमने कैसे जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है। सारा प्लान होता है, लिखा हुआ ना, द थॉट इज़ प्लान बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीक। एक्सटेम्परे में जो है वो सारा कुछ प्लान होता है, बोलने से पहले सारा कुछ प्लान किया गया होता है कि हमने क्या क्या बोलना है। जबकि इम्प्रॉम्प्टे जो मेथड है
वो जो है वो किसी प्रेपरेशन के बगैर दिया जाता है, यानी उसके लिए कोई तैयारी नहीं आप करते, ऐसे ही मतलब आप जो है वो दे देते हो। द इम्प्रॉम्प्टू स्पीच इज़ गिवन विदाउट एनी एडवांस प्रेपरेशन, एनी नोट्स, कोई भी नोट्स आप कलेक्ट नहीं करते, एडिशनल मटेरियल कलेक्ट नहीं करते, एडवांस प्रेपरेशन के बगैर ही आप जो है वो इम्प्रॉम्प्टू मेथड में अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर देते हो। जबकि जो मेमोराइजेशन है, मेमोराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो आप जो है वो अपनी मेमोरी में याद करते हो, प्रेजेंटेशन अपनी मेमोरी में जो है वो बिठा लेते हो, वर्ड्स, उसकी सारी लाइंस, और या आप जो है वो नोट्स की मदद लेते हो, नोट्स हैंड में पकड़ लेते हो उससे देख देख के, या क्यू कार्ड जो होते हैं। रीडिंग जो है, द ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज़ डैट व्हेन यू रीड योर स्पीच यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ ऑडियंस। के जो है वो रीडिंग का एक नुकसान ये है कि जब आप अपनी जो स्पीच है उसको पढ़ रहे होते हो तो आप जो है वो आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है आप उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बजाय कि ऑडियंस से। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि प्रेपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, जब आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है आपको किन किन चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए। पहला जो है आपको नॉलेज ऑफ द ऑडियंस का इल्म होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, जिसके बारे से सब्जेक्ट के बारे में आप दे रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। यूज़ ऑफ टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। रिहर्सल, आपको जो है उसकी पूरी प्रेपरेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, यानी आपने अपनी पर्सनल अपीयरेंस का भी, यानी कपड़ों वगैरह का भी जो है वो ख्याल रखना होता है। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस में ये क्या है कि आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं। और नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में दे रहे हो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। सब्जेक्ट, जिस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप दे रहे हो उसके लिए आपके पास नोट, स्क्रिप्ट या कोई भी एडिशनल मटेरियल आपके पास कलेक्ट होना चाहिए और आपको उस सब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन या नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टाइम एंड रिहर्सल। यूज़ ऑफ टाइम एंड रिहर्सल में क्या है कि टाइम लिमिट्स आप फिक्स कर लेनी चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आपको टाइम लिमिट दी गई है तो आप उतने टाइम के मुताबिक ही अपना मैनेज करें, लेकिन अगर आपको टाइम लिमिट नहीं दी गई तो आपने उसको कम से कम टाइम में, इतने टाइम में आपने उसको मैनेज करना है जिससे आपकी जो है वो पूरे सब्जेक्ट का भी पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए और टाइम भी कम लगे। पर्सनल अपीयरेंस में वही मैंने आपको बताया है कि जो पर्सनल अपीयरेंस है आपकी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। आपने जो है वो मतलब इनफॉर्मल क्लॉथिंग नहीं करनी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने वेल ड्रेस्ड होकर जाना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं डिलीवरी एंड ऑरल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, पॉइजन इंथुसिज्म आ जाता है, आई कांटेक्ट आ जाता है, यूज़ ऑफ वॉइस आ जाता है एंड यूज़ ऑफ टाइम आ जाता है। जो पॉइज एंड इंथुसिज्म है वो कह रहे हैं कि अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग मैनरिज्म बट डू नॉट स्टैंड इन फ्रोजन पोजीशन। मतलब जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपने थोड़ा सा वॉक, मतलब इधर उधर मूवमेंट भी करनी है, आपकी हाथों की मूवमेंट भी होनी चाहिए, आपने फ्रोजन पोजीशन में खड़े नहीं रहना। आई कांटेक्ट कह रहे हैं कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपने ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। यूज़ ऑफ वॉइस, यानी आपकी जो है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा मध्यम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। योर ऑडियंस मस्ट बी एबल टू हेयर, उनको मतलब ये सुनाई देना चाहिए जो आप कह रहे हैं, वो समझ सकें कि आप क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पेस। विदाउट एडुकेट प्रेपरेशन इट इज़ ईजी टू बिकम नर्वस। वो कह रहे हैं कि आपको पूरी तैयारी करके जाना चाहिए, कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो ये बहुत आसान है कि आप नर्वस हो जाएंगे, ठीक है ना, और रुक जाएंगे प्रेजेंटेशन के दरमियान। नेक्स्ट है मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। वो कह रहे हैं वॉइस, हाउ यू से इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज व्हाट यू से। आपको मतलब पता चलना चाहिए लोगों को कि आप क्या कह रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपकी हाथों की मूवमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि ऑडियंस इंप्रेस हो जाए। आपकी अपीयरेंस जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। इसमें दो चीज़ें आ जाती है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉक। आपने ऑब्जेक्टिव बताना है, मतलब यानी जो है वो आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं, उसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं मेकिंग द प्रेजेंटेशन। कहने कि जो गुड प्रेजेंटेशन होती है उसका ये फॉर्मूला होता है कि आपने सबसे पहले ऑडियंस को बताना है कि आप किस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, और एंड पे आपने उसको समराइज़ भी करना है, ठीक है ना। कीप टू टाइम अलाउड, आपने जो है वो उसी टाइम के मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है जितना आपको दिया गया है। और आपने जो है वो आप जो विजुअल ऐड दे रहे हैं लैपटॉप पे या किसी भी चीज़ पर, तो वो आप 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि ऑडियंस बोर हो जाएगी। और आपने जो है वो पुरजोश तरीके से देनी है ताकि आपकी ऑडियंस जो है वो बोर ना हो। आगे वो डिलीवरी गाइडलाइंस उन्होंने कोई दी हुई हैं आपको।
आगे वो कह रहे हैं यूजिंग विजुअल ऐड फॉर ऑरल प्रेजेंटेशन। आपने जो है वो ऑरल जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपने विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, स्लाइड्स का इस्तेमाल करना है। ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज 35 mm स्लाइड्स जो है वो वीडियो फिल्म जो है वो स्लाइड्स जो होती हैं लैपटॉप पे या किसी भी मल्टीमीडिया पे आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स का इस्तेमाल करना है ताकि ऑडियंस जो है वो बोर ना हो। और वो जो स्लाइड्स आपने इस्तेमाल करनी है वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे वो कह रहे हैं ट्राई टू लिमिट्स पर स्लाइड टू मैक्सिमाइज ऑफ 10। क्या आपने जो है वो अपनी स्लाइड वर्ड्स को जो है वो मतलब कम से कम करने की कोशिश करनी है। रीज़नेबल आपने फॉन्ट साइज यूज़ करना है। यूज़ कलर ऑन योर स्लाइड बट अवॉइड ऑरेंज एंड येलो। आप अपनी स्लाइड्स पे जो है वो कलर यूज़ करें लेकिन ऑरेंज और येलो जो है वो यूज़ ना करें क्योंकि ये जो है वो शो नहीं होते ज़्यादा ना जब आप प्रोजेक्टेड करते हो। यहीं तक था हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।